Good morning. 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 Very good morning. राधे 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 राधे। आज हमारी साइड से एडमिन साइड से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज आ रही है। कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है आज हमारी साइड से। आपकी साइड नहीं है, आपकी साइड आज दुरुस्त है, एकदम बढ़िया है। हमारी साइड जो एडमिन साइड है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जो साइड है, उस साइड से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हल्का फुल्का आज आपको थोड़ी परेशानी जो है वो दिख सकती है। क्लासेस बीच में डिस्कनेक्ट हो सकती है ना। क्लास बीच में चलते हुए क्लास ब्लैक हो सकती है, डिस्कनेक्टेड हो सकती है। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। मिल सकती है, हो नहीं, जरूरी नहीं कि हो सकती है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो अगर क्लास बीच में अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए या ब्लैक हो जाए तो घबराइएगा मत, सब सही है। बस कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ऐसा हो रहा है और शायद आज हो जाएंगी ठीक। काम करने वाले लगे हुए हैं। तो ये संदेश जनहित में जारी है, ठीक है। चलो आ जाओ। और सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का ज्यादातर दिन आपका मेरे साथ बीतने वाला है। आज का बड़ा दिन का बहुत बड़ा हिस्सा आज आपका मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आज हमारी लगभग 5 क्लासेस है। 5 क्लासेस, तो टोटल 8 घंटे लगभग लगभग आप लोग मेरे साथ रहेंगे, है ना। 8 घंटे आज आप मेरे साथ रहेंगे। और फिर बीच में थोड़ा टाइम बचेगा तो वो बस नहाना खाना पीने में ही जाएगा। तो कुल मिला के आज सुबह का सूरज आप मेरे साथ देखेंगे और सूर्यास्त भी मेरे साथ ही देखेंगे। रात तक आप मेरे साथ रहेंगे। आज पूरा दिन मेरे साथ है आप। हाँ, आज का पूरा दिन मेरे साथ रहेगा। बढ़िया, शुक्रिया। अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया। हाँ, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ज्वाइन मत करो, तो आप मेरे साथ रहने कोई बाध्यता नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन का यही है ना। एक ऑनलाइन ऑफलाइन का एक सबसे अच्छी चीज ये है, ऑनलाइन का सबसे बढ़िया चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं। आप लोग जैसे टाइम मिले आपको अपनी फुर्सत के हिसाब से वैसे आ सकते हैं। और अगर आपके पास समय है और आप इंटरेस्टेड हैं तो 5 क्लासेस आप लोगों के लिए। हाँ, बाकी टाइम डीपीपी और टेस्ट यही होना चाहिए, होना भी यही चाहिए, कोई गलत भी नहीं है। अगर आप बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में व्यस्त है, शायद आज का दिन तो ऐसा लगता होगा, या 2-3 दिन से थोड़ी बोरियत आ जाती होगी, क्या कर रहा हूँ सारा दिन, उठता हूँ पढ़ता हूँ फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ फिर पढ़ता हूँ फिर सो जाता हूँ, बस जिंदगी यूं ही चल रही है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में इस चीज को देखते हैं ना पीछे मुड़ के, तो ये जो आज बोरियत है वो ठीक लगती है। बोला सही किया, वही सही था। अगर उस समय उस बोरियत को छोड़ के कुछ और कर लेता तो वो गलत होता। कुछ इंटरटेनिंग करता वो गलत होता, बजाय वो बोरियत के। तो है ना, एक होता है शॉर्ट टर्म ये होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में आपको बोरियत खराब लगती है कि ये कोई जिंदगी है, यही कोई जीवन है। सुबह उठना, पढ़ना, खूब सारा पढ़ना, डीपीपी सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर क्लास लेना। तो क्या ये जिंदगी है? जिंदगी बकवास है, बर्बाद होगी मेरी तो। अभी ऐसा लग रहा होगा, है ना। ऐसा लग रहा होगा, लगने दीजिए, ये सबसे सही चीज है। आगे जाके देखेगा, साल भर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद इसको पीछे मुड़ के देखेगा, फिर आपको लगेगा वो सही था, वही सही था। अगर उसे छोड़कर कुछ इंटरटेनिंग करने के लिए या कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ फन करने के लिए, कुछ थ्रिल करने के लिए अगर मैं चला जाता, कुछ एडवेंचर करने, तो वो गलत होता, बजाय उस बोरियत के। बोरियत थी तो सही था, है ना। तो चिंता मत करिए। शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में जितना आपको बोर हो रहा है उतना सही हो रहा है। बोरियत ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक एक टर्म्स की।
कल हमने सिलेबस की चर्चा की थी। तो हमने कल बात की थी कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो हमारा सिलेबस यही है। तो एलपीपी है, ड्यूलिटी है। एलपीपी ड्यूलिटी लगभग एक जैसी है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये एक सिंगल में आ जाता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम में। वैसे असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी सगे भाई बहन की तरह है ना, एक भैया और एक बहन है, तो इनमें भी काफी सिमिलरिटी है। तो आप यूं मान सकते हैं कि टोटल मिला के आपके दो टॉपिक है, एक तो ये दो, ये वाला एक टॉपिक हो गया और ये एक टॉपिक हो गया। तो दो टॉपिक आपके पास सिलेबस में टोटल है। गेम थ्योरी को अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, खाली सेकंड ग्रेड की बात करें तो सिर्फ दो टॉपिक ही आपके सिलेबस में है। काफी गहरे हैं क्योंकि ये एकदम नई चीज है, एकदम नई चीज है आपके। तो इसमें आपके वो पुराने वाला ज्ञान जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ अलग चीजें आपको बनानी होती है, अलग समझ बनानी होती है। और वैसे होता भी है, नई नई ब्रांचें खुली है, नई दुकानें खुली है, तो इनमें नई सामान होंगे, नई चीजें होंगी, नया कस्टमर्स होंगे और नए ही दुकानदार होंगे। सब कुछ नया नया ऐसा मिलेगा आपको। कुछ चीजें कॉमन होंगी, खरीदार जो होते हैं, लेन देन जो होता है वो ऐसा ही होगा, पर लेकिन मोटा मोटी आपको चीजें वहां नहीं दिखाई देंगी। एक एक चीज पे बारीकी से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब चीजें को समझना होगा, बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारे शब्दावली यूज करेंगे हम बीच में। वो सारे शब्द पहले समझ लेते हैं ताकि जब हम इसकी गणित पे जाएं तो वो आसान हो जाए। एक एक वर्ड पे आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से जिसका नाम है समीकरण। वैसे तो ये सारे कई वर्ड आपको पहले से सुने हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे लगेंगे। समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ चीजें अज्ञात है, कुछ चीजें ज्ञात है, और इन अज्ञात और ज्ञात में कोई संबंध है, ज्ञात और अज्ञात में कोई संबंध है। कुछ ज्ञात चीजें, मान लीजिए आपको कुछ पता है, दो तीन चार, और कुछ चीजें नहीं पता है, एक्स वाई। तो ज्ञात और अज्ञात का जो संबंध होता है उसको समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3y बराबर 5। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें आपको पता है, जैसे दो को आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तीन को आप भली भांति जानते हैं। पांच को आप भली भांति जानते हैं। दो तीन पांच। और कुछ चीजें अज्ञात है, एक्स और वाई, जिसको आप नहीं जानते। तो कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। तो ज्ञात और अज्ञात का आपस का जो रिलेशन है, जो रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, उसको समीकरण कहा जाता है। समीकरण बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। जहां भी आपको ज्ञात और अज्ञात मिलते हैं उन्हें आप समीकरण कहते हैं, और वो एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं। अब रिलेशन में क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई का मान जो भी होगा वो इस समीकरण, इस शर्त के अनुसार ही तो होगा ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी हो सकता है। संबंध का मतलब होता है बाध्यता। संबंध का मतलब होता है बाध्यता। अगर कोई बच्चा मुझे चाचा बोल रहा है, ठीक है ना, अगर मुझे चाचा बोल रहा है या मामा बोल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो बच्चा भी मुझसे बंध गया। अब वो मेरा भतीजा होगा या भतीजी होगी, है ना। कलेक्शन समझिए, रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप जब होता है ना तो आप बंध जाते हैं, आप दोनों बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंधा हुआ है दूसरा भी बन जाता है। समझ रहे हैं बातों को? वर्ड जो मैंने यूज किया दोबारा समझो, कि अगर कोई लड़का है और मुझे चाचा बोल रहा है तो वो मुझसे बंध गया। मुझे चाचा बोलते वो बंध गया कि वो मेरा भतीजा हो गया। सही है। अब अब वो मेरा भांजा नहीं हो सकता। अब वो मेरा भांजा नहीं हो सकता, है ना। बात है, वो मेरा। क्लियर समझ पा रहे हैं हम बातें? तो ये जो चीजें हैं, जब आप एक साइड से रिलेशन, तो रिलेशन दो चीजों को बांध देता है। रिलेशन दो चीजों को बांध देता है। जैसे उसने मुझे चाचा बोला, वो भी बंध गया मेरे साथ, वो मेरा भतीजा हो गया। तो हुआ कनेक्शन। ऐसे ऐसे ही जब दो तीन, ये जो एक्स, अज्ञात और ज्ञात एक समीकरण में आ जाते हैं तो ज्ञात से अज्ञात बन चुके हैं। ज्ञात और अज्ञात एक दूसरे से बन चुके हैं, अभी अलग नहीं हो सकते। चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x + y बराबर 5 है। क्या अब x और y जो अज्ञात राशि है वो अपनी मर्जी से हो सकती है? कि हमारी मर्जियों कुछ भी हो सका, x मान लो 2 हो गया, y 8 हो गया, हो सकता है? नहीं। अब x और y फंस चुके हैं। संबंध का मतलब यही होता है, आप बंध जाते हैं। संबंध जिसमें आप बंधन आता है। संबंध, अरे मैं हिंदी भी पढ़ा लूं, है ना, ठीक से हिंदी भी पढ़ा लूं थोड़ी बहुत। संबंध जिसमें बंधन होता है। बंधन का मतलब होता है बांधना, ये बंध जाते हैं। एक्स और वाई बंध गए हैं, किससे? समीकरण ने बांध दिया कि एक्स और वाई को इस तरीके से होना पड़ेगा कि इनका जोड़ 5 है। वही एक्स वाई होंगे। एक्स वाई का मान सिर्फ वही हो सकता है जिनका जोड़ 5 है, यानी हर कोई एक्स वाई नहीं हो सकता। ये बंध गया, एक्स वाई बंध गया, एक्स वाई फंस गया, बंधन में बंध गया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 हो गया, वाई 6 हो गया। नो। क्यों? बंधन में। देखो बंधा हुआ नहीं है तब तो कुछ भी हो सकता है। अगर बंधा हुआ ना हो तो, अगर ऐसे होता
एक्स कोमा वाई। अब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, अब कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई हो सकता है, अभी कोई बंधन नहीं है। समीकरण बांध देती है कि भैया आप इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा, ये जो बंधन है इसको मानना पड़ेगा, इसको मानने की वजह से वो फिर बंध जाता है। अब ये बंध गए बेचारे, अब एक्स और वाई की स्वतंत्रता खत्म हो गई, अब जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई, अब आपको उस रिलेशन को निभाना पड़ेगा, सही गलत जो भी है निभाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो अब यहाँ पर आप x और y के वही मान वैलिड मानेंगे जो इसको पूरा करते हैं, जैसे x बराबर 1, y बराबर 4। हाँ, ऐसा नहीं कि एक्स वाई के मान नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन शर्त के साथ, शर्त के साथ स्वतंत्र नहीं रहे आप। एक्स वाई आएंगे, है ना, जैसे करण अर्जुन आएंगे वैसे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन हर कोई करण अर्जुन नहीं आएंगे, वही करण अर्जुन आएंगे जो उसके बेटे हैं। करण अर्जुन आएंगे लेकिन वही करण अर्जुन आएंगे जो उसके बेटे हैं, है ना, वो क्या नाम होता है उसका, मूवी में होते हैं देखिए ना करण अर्जुन, तो उसमें मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो करण अर्जुन कौन से आएंगे, जो उसके बेटे हैं। धरती पर घने ही करण अर्जुन है, धरती पर बहुत सा करण अर्जुन है, लेकिन हर किसी करण अर्जुन को नहीं आएगा, बे करण अर्जुन आएगा जो मेरा बेटा है। तो सेम वही फंस गया, तो एक्स वाई आएंगे लेकिन एक्स वाई वही आएंगे जो समीकरण को पूरा करेंगे, ऐसे नहीं कि हर कोई एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम है समीकरण। तो समीकरण क्या करती है, ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध समीकरण कहलाता है, सरल से सरल परिभाषा, ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध, ज्ञात एवं अज्ञात के मध्य का संबंध, संबंध समीकरण कहलाता है। अब समीकरणों में दो पार्ट होते हैं, यहां तक क्लियर हो, समीकरणों में दो पार्ट होते हैं, रिलेशन है तो दो पार्ट होंगे, एक एलएचएस साइड और एक आरएचएस साइड, एक एलएचएस साइड और एक आरएचएस साइड। लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और एक चिन्ह होता है रिलेशनशिप साइन, संबंध चिन्ह, है ना। संबंध तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, तो वो जो संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, जो थोड़ी कि पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का भी हो सकता है, ठीक है ना, बुआ जी और भतीजी का भी हो सकता है ना, मामा और भांजे का भी हो सकता है, तो बहुत से रिलेशन हो सकते हैं, तो बीच में एक संबंध का चिन्ह आएगा, दो चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और बीच में एक संबंध आएगा कि भाई ये ऐसे हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं या कैसे हैं, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बड़ा छोटा भी आ सकता है, बड़ा छोटा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही फिक्स हो। संबंध है जिससे एक्स और वाई बंध जाए, बस ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो बंधा हुआ है, ये कहाँ आजाद है, ये आजाद है क्या, आजाद है तो बताओ कि हर एक्स वाई आ जाएगा, बोला हर एक्स वाई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हर एक्स वाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब बंधन तो है ना, स्वतंत्र तो नहीं हुआ ना, स्वतंत्र तो वो होता है जो अपनी मर्जी से कोई एक्स कोई वाई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो संबंध का मतलब है बांधना, बंध गया ना, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, तो कोई जरूरी नहीं कि बराबर का चिन्ह ही बांधे, बड़े का चिन्ह भी बांध सकता है, छोटे का चिन्ह भी बांध सकता है ना। तो समीकरण में जरूरी नहीं है कि आप बीच में यही माने कि बराबर का चिन्ह होगा, है ना, कई बार होता था, गलत फहमी हो जाती है कि बराबर समीकरण होगी तो उसके बीच में बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह संबंध का मतलब है चीजों को बांधना, अज्ञातों को ज्ञात से बांधना, अज्ञातों को ज्ञात से बांधना। अब बांधने का मतलब ये है कि भाई एक्स वाई स्वतंत्र नहीं रहे, अब एक शर्त में बंध जाए। अब शर्त कैसी भी हो सकती है, शर्त कैसी भी हो सकती है, तो बराबर की भी हो सकती है, बड़े की भी हो सकती है, छोटे की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण। अब अगला हिस्सा, समीकरण में एक खास प्रकार की समीकरण जिसका नाम है रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। समीकरण बहुत से प्रकार की होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो भी बता रहे इतनी समीकरण होते हैं, ढेरों 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 प्रकार की समीकरण होती है, लेकिन बात एक ही है, अज्ञात होंगे, ज्ञात होंगे और बंधे हुए होंगे। कैसे बंधे हुए होंगे वो कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है समीकरण कैसी है। तो समीकरण का मकसद सिर्फ उद्देश्य ये है कि अज्ञातों को ज्ञात से बांध के रखना, बस, ठीक है। अब इसमें खास प्रकार के समीकरण की बात करते हैं जिसका नाम है रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप तब बोलते हैं जब आपके समीकरण के अंदर जो अज्ञात है, अज्ञात, अज्ञात राशियां, ज्ञात नहीं अज्ञात राशियां, उनकी घात एक हो,
अज्ञात राशि यानी एक्स और वाई, या और भी कोई है तो जेड भी है तो स्वागत है, अगर जेड भी है तो उसका भी स्वागत है, और कोई यू डब्ल्यू भी है तो उनका भी स्वागत है। मतलब जो भी अज्ञात है वो अज्ञात पे एक पावर होनी चाहिए, इन पे घात एक होनी चाहिए। नॉर्मली हम यही समीकरण तो पढ़ते हैं, है ना, ज्यादातर द्विघात को छोड़ दो, द्विघात वाले में दो घात आते हैं, वरना नॉर्मली हमारे जो समीकरण होते हैं वो ऑलरेडी एक घाती होते हैं। तो एक घाती होनी चाहिए, मतलब सिंगल पावर की होनी चाहिए, एक्स पे एक पावर होनी चाहिए, वाई पे एक पावर होनी चाहिए, ठीक है। हर पद के ऊपर, प्रत्येक पद पर, समीकरण के प्रत्येक पद में, हर टर्म के अंदर एक्स तथा वाई की पावर एक होनी चाहिए। प्रत्येक पद में एक्स वाई की घात एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5, ये रेखिक समीकरण है। अगर y ना हो तो मत हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी चल जाएगा, तो भी रेखिक। खाली y हुआ तो भी चल जाएगा, बोला x नहीं है मत हो। अगर हो तो एक पावर हो, अगर हो तो एक पावर हो, एक्स और वाई अगर है समीकरण में तो एक पावर हो। अगर एक्स वाई दोनों ही नहीं हुए तो फिर समीकरण किस बात की। अगर एक्स और वाई ना हुए तो समीकरण ही नहीं है, क्योंकि समीकरण में हमने कहा था अज्ञात और ज्ञात दोनों होंगे, अज्ञात और ज्ञात दोनों होंगे, यहाँ तो कोई ज्ञात है ही नहीं, यहाँ अज्ञात कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो समीकरण की कैटेगरी में नहीं आती, तो इसलिए समीकरण ही नहीं है। तो समीकरण में ज्ञात और अज्ञात, भाई एक तो अज्ञात हो, कम से कम एक अज्ञात नहीं है तो फिर काहे की समीकरण, है ना, एक अज्ञात नहीं है। जैसे सब्जी में अगर एक सब्जी ना हो तो फिर सब्जी काहे की, समझ लो, फिर तो वो खाली ये बन गया मसालो हो गयो, वो तो सिर्फ मसालो हो गयो, फिर पानी हो गयो, मसालो हो गयो। सब्जी कुछ तो डालो, आलू डालो, टमाटर डालो, तो एक ही डालो चाहे, सब्जी में तो सब्जी तो दिखनी चाहिए। तो वही है, रेखिक समीकरण में, रेखिक समीकरण, समीकरण तो है, समीकरण है तो अज्ञात तो होना ही चाहिए, एक तो हो एटलीस्ट, एक ही ना हो तो फिर काहे की समीकरण, तो एक तो होना ही चाहिए। और अगर दोनों है कोई बात नहीं, स्वागत है, दो क्यों, तीन हो, चार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी हो सब पे एक एक पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, पावर एक होनी चाहिए। बड़ी भी ले लेते हैं कुछ, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर एक। अब ये भी एक एक पावर आ गई, सब पे एक एक पावर आ गई, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, हर पद में तीनों आ गए, कोई बात नहीं, तीन को चार आओ, पांच आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, जितने भी अज्ञात आओ आओ, सबका स्वागत है, लेकिन सब पे एक 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 पावर होनी चाहिए, ठीक है, हर पद। अब इसे और अगर प्रिसाइज तरीके से बोले तो जितने भी समीकरण में पद हैं, जितने भी पद हैं, उन पद पे एक पावर से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए हर पद के ऊपर। पद कैसे गिनते हैं, जब प्लस माइनस या बराबर या छोटे बड़े का चिन्ह आ जाता है तो पद को अलग मान लेते हैं। जैसे ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, तो जितने भी पद हैं इन सारे पदों पे अज्ञात राशियों की पावर एक से, एक या एक से कम होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको रेखिक समय प्रिसाइज तरीके से ना हम बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई प्रकार की बाद में दिक्कत ना आए। ये जो हम कई है ना परिभाषाएं परिभाषाएं भी बेहतर होती रहती है, बेहतर होती है, कहते हैं पहले हम परिभाषा देते हैं, जैसे डेथ को एग्जांपल ले लीजिए, डेथ की परिभाषा अगर आप देखें तो अगर पीछे से मुड़ के देखें शुरुआत से, तो डेथ की अलग अलग परिभाषाएं थी, और अभी भी हम डेथ की परफेक्ट परिभाषा देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है कि एक्चुअल में डेथ क्या होती है, एक्चुअल कैसे किसी को डिक्लेयर किया जाए कि वो मर चुका है। और यहाँ देखेंगे कि आपको अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं डेथ की मिलेगी, वो आगे जाके बोले नहीं ये कमजोर परिभाषा है और बेहतर बनाओ। समझे बात को, धीरे 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 हम बेटर परिभाषाएं बनाते चले गए। और अभी भी ये नहीं कि यहाँ हम परफेक्ट पे पहुंच गए, नहीं, अभी और अच्छी अभी और अच्छी बनाएंगे तो बेहतर चलता ही रहेगा। तो परिभाषाएं भी समय के साथ अच्छी होती रहती है, ठीक है, परिभाषाएं भी समय के साथ बेहतर होती रहती है। क्लियर है। अच्छा, अब ये परिभाषा कमजोर क्यों है, ये वाली परिभाषा कमजोर क्यों है और ये वाली अभी अच्छी क्यों है, क्योंकि हर पद पे जाके देखो कि एक पावर या एक पावर से कम होनी चाहिए, हर पद पे एक पावर या एक पावर से कम,
हर पद पे एक पावर या एक पावर से कम। तो कई बार क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों गुणा हो जाते हैं। अब ये क्या, ये जो समीकरण है अभी, क्या ये रेखिक है? जवाब है नहीं, ये रेखिक नहीं है। क्यों नहीं है? ये रेखिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक पद में आ रहे हैं, जिससे दोनों पावर एक प्लस एक पावर हो गई, एक और एक दो हो गए। इस वजह से ये रेखिक नहीं रहा, है ना, ये रेखिक नहीं रहा। समझ गया? फिर किसी ने कहा कि यार रेखिक का एक फॉर्मेट बना के दे दो कि ये जो फॉर्मेट है वो रेखिक होगा। बोला ठीक है, एक फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट ये होगा कि गुणांक पहला चर प्लस, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये वाला जो प्रारूप है ये सबसे बड़ा लगा कि कोई समीकरण अगर इस रूप में है तो वो रेखिक है, और इस रूप में नहीं है तो वो रेखिक नहीं है। ये लो, ये है रेखिक। कोई भी रेखिक समीकरण होगी तो ऐसे होगी, अगर ऐसी होगी तो रेखिक होगी। मतलब एक x1 मतलब अज्ञात, पहला अज्ञात, उसके साथ कोई गुणांक होगा, दूसरा अज्ञात गुणांक, तीसरा अज्ञात गुणांक, चौथा गुणांक अज्ञात, डैश 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 करके सारे अज्ञात आ जाएंगे बारी बारी से, और फिर आपका एक नियतांक हो जाएगा। बस इस टाइप की कोई समीकरण हो तो वो रेखिक कहलाती है। अब यहाँ देख सकते हो कि हर पद पे एक पावर है। ठीक है ना, समझ में आ गई? ये रेखिक समीकरण है। यार रेखा का समीकरण को याद कर लो, रेखा का समीकरण कैसा होता है, बस वही रेखिक समीकरण होता है। एक्स और वाई सरल भाषा में बोले तो जितने भी अज्ञात है सब पे एक पावर होनी चाहिए, कोई भी दो अज्ञात गुणा नहीं होने चाहिए, कोई भी दो अज्ञात गुणा नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो अज्ञात गुणा हो गए तो एक और एक दो पावर मानी जाएगी, तो दो गुणा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने भी अज्ञात हो जहां जहां भी हो सब पे एक एक पावर होनी चाहिए, कोई दो अज्ञात गुणा नहीं होने चाहिए, वो समीकरण रेखिक समीकरण कहलाती है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं कि रेखिक समीकरण को रेखिक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इनमें आप चित्र बनाएंगे तो इनसे आपको एक रेखा बनेगी। आप किसी भी एक समीकरण को उठाएं और चित्र बनाएं तो रेखा बनेगी। सही है? अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, और हमें पता है कि इस टाइप का जो समीकरण होता है वो एक रेखा का समीकरण होता है, तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इसको ग्राफ में बनाया जाए, तो ये एक रेखा बनेगी। बनेगी, ये एक रेखा आएगी। इसीलिए इसको रेखा समीकरण भी कहा जाता है। रेखिक समीकरण इसलिए कहा गया रेखा बनाती है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक समीकरण निकाय क्या होता है? अगर आपके पास एक से ज्यादा रेखिक समीकरण है तो वो एक निकाय बना लेता है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम बना लेता है। मान लीजिए एक पहली समीकरण है आपके पास, और दो समीकरण है या तीन समीकरण, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सब रेखिक समीकरण है ना, सबकी सब रेखिक समीकरण है। अब निकाय का क्या फायदा होता है? निकाय का ये फायदा होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी एक पॉइंट बनाएगी, एक रेखा बनाएगी, है ना, एक रेखा बनाएगी, ये भी एक रेखा बनाएगी, दोनों एक दूसरे को अगर कट करती है, अगर प्रतिच्छेद करती है, तो इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट बनेगा। अगर दोनों काटती है, नहीं काटती है तो कोई बात ही नहीं, अगर दोनों काटती है तो एक कॉमन पॉइंट बनेगा, यानी एक ऐसा बिंदु बनेगा जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा। एक बिंदु ऐसा बनेगा जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, काटेंगे तो एक कॉमन पॉइंट बनेगा, यानी एक ऐसा पॉइंट बनेगा जो दोनों को संतुष्ट करता हो। तो तो ये आ गया हमारा कॉमन पॉइंट। ठीक है, ऐसे तीन समीकरण होंगी तो तीन समीकरण होंगी तो भी उनका एक कॉमन पॉइंट बनेगा जहां पे तीनों काटती होंगी, तो उसे हल कहते हैं। इसे हल कहते हैं वो पॉइंट जो दोनों शर्तों को या तीन शर्तों को या चार शर्तों को संतुष्ट करता है, उसको हल कहते हैं, है ना। अब एक समीकरण कोई हल नहीं बनाती, एक समीकरण के ऊपर के जो सारे बिंदु है वो अपने आप में वैसे तो हल है ही नहीं, वैसे तो अपने आप में बाय डिफॉल्ट वो हल है क्योंकि अपने आप को तो संतुष्ट कर ही रहे हैं। और वैसे
क्या हल बोले या ना बोले, क्या बोले, मतलब एक बंदा है जो अकेला भाग रहा है, बताओ वो जीता या हारा? सोचो, अगर एक बंदा है और ओलंपिक में अकेला भाग रहा है, अब वो जीता या हारा? विनर कौन? बोले भाई। विनर कौन? बोले भाई। तो अकेला भागा, तो इसको कैसे, मतलब बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अकेला भागा, कोई था नहीं तो विनर घोषित कर दिया, तो विनर हो गया। तो एक सिंगल रेखा होगी तो उसका हर बिंदु हल होगा, हर बिंदु हल होगा, क्योंकि अकेला भाग रहा है, कोई है ही नहीं, तो अपने आप में हल हो गया। लेकिन दो रेखाएं होंगी तब उनका एक कॉमन पॉइंट बनेगा, जो हम कहेंगे हल है भाई, क्योंकि वो वही बिंदु होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा। फिर हमें एक ही बिंदु मिलेगा, अगर काटती है तो, नहीं काटती है तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर काटती है तो हमें एक बिंदु मिल जाएगा जो अब दोनों द्वारा संतुष्ट हो रहा है, ये हमारा हल कहलाएगा। और आपको याद भी होगा कि आप जो समीकरण हल करते हैं, दो समीकरणों को जब हल करते हैं और आप जो विधियां यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, उसमें क्या करते हैं, आप वही तो एक्स वाई निकालते हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, जिसको आप हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो पॉइंट है जो ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण दोनों को संतुष्ट करता है। जबकि याद रहे, ऊपर वाले समीकरण को संतुष्ट करने वाले बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे ऐसे बिंदु है जो ऊपर वाले समीकरण, समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करते हैं, ढेर सारे। ये देखो, ये सब समीकरण एक को संतुष्ट करते हैं, और ये सब समीकरण दो को संतुष्ट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो यहां पर दोनों को संतुष्ट करता है, देखा? तो हम इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं? हम इंटरेस्ट उस पॉइंट में ले रहे हैं जो दोनों को संतुष्ट करता है, जिसको हम हल कहते हैं। तो हल के मतलब है ऐसा एक्स वाई का मान, ऐसे अज्ञातों का वह मान जो सभी समीकरण को, वहां पे दो है या तीन है या चार है, सबको संतुष्ट करता हो। जबकि एक को संतुष्ट करने वाले बहुत हैं, दूसरे को संतुष्ट करने वाले भी बहुत हैं, तीसरे को संतुष्ट करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सबको संतुष्ट करने वाला उस पॉइंट का हमारा इंटरेस्ट है कि वो पॉइंट है या नहीं है या नहीं, हो सकता नहीं भी हो। अगर दो रेखाएं समांतर होती तो वो नहीं होता, है ना? और अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती होती तो फिर सारी होते, है ना? स्थितियां और भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट टू सिचुएशन। अब इस केस में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और है ना, जब समांतर हो, अलग अलग हो, समांतर हो और भिन्न भिन्न हो, तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर संपाती हुई तो, मतलब लाइन वन, ये लाइन वन, ये लाइन टू, अब सबके सभी हल है, अब सबके सभी हल है, क्योंकि जो L1 का पॉइंट है वो L2 का पॉइंट भी है, क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती हो गई, तो सब कुछ शेयर हो गया, सारे ही हल हो गए। इस केस में एक भी नहीं है, इस केस में एक। क्लियर? अरे इस केस को, ये वो केस है जो नहीं पढ़े जाते, ये आ जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, है ना? मैं हमेशा समझाता रहता हूँ आपको, कई केसेस ऐसे होते हैं जो होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। कोई आदमी कहे कि समुद्र में न डूबने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका समुद्र पे जाओ ही मत। सही है ना? समझ रहे हो बातों को? तो कई कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो बेहियाद होते हैं, घटिया स्तर के होते हैं। मैं सिलेक्शन में, एग्जाम में फेल ना हूं, इसका क्या तरीका है? बोले परीक्षा में, परीक्षा फॉर्म ही मत भरो, परीक्षा ही मत दो। अब ये सॉल्यूशन है, लेकिन कितना घटिया सॉल्यूशन है ये, इसकी कल्पना कर सकते हो। सही है? वर्ल्ड कप मैं नहीं हारूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? खेलो ही मत। खेलोगे नहीं तो हारोगे कैसे? तो ये जो बेहियाद सॉल्यूशन है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे ये दो लाइनें एक बन गई तो फिर क्या पढ़ना है? दो लाइनें एक बन गई तो दो है ही नहीं, फिर तो एक ही है। और दो समांतर रेखा है तो भी एक ही रेखा है, तो पढ़ने का मतलब ही क्या बनता है? तो दो अलग अलग रेखाएं हो तो ही तो मजा आए। तो दो अलग अलग रेखाएं होंगी तो एक बिंदु पे जरूर काटेगी, अगर समांतर या संपाती ना हुई तो ज्यादातर कंडीशन यही पढ़ी जाती है, ये पढ़ी ही नहीं जाती। ये आती जरूर है, आती जरूर है, मैंने पहले कहा आती जरूर है। गाड़ी का तेल कम जले तो क्या करूं? गाड़ी चलाओ ही मत, है ना? गाड़ी का तेल कैसे कम जले? तो कैसे कम जले? गाड़ी को खड़ा कर दो, तेल डालो ही मत। डालोगे नहीं तो जलेगा कैसे? तो अब ये सॉल्यूशन तो है, ऑब्वियसली बात है, बेयाद है, घटिया है ना, एकदम बकवास है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन है। 100% गारंटी वाले, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ट्राइबल सॉल्यूशन, घटिया सॉल्यूशन। तो हो गया, आगे बढ़े, चलो। समीकरण, रेखिक समीकरण निकाय का मैट्रिक्स में निरूपण,
इसे मैट्रिक्स, आपका जो समीकरण निकाय होता है उसकी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं आप, और मैट्रिक्स बनाने से कई चीजें आसान हो जाती है, फिर मैट्रिक्स हमारी मदद करने लग जाती है सॉल्व करने के लिए। तो मैट्रिक्स की मदद लेते हैं। मान लो ये हमारा समीकरण निकाय है। अब इसे अगर मैं मैट्रिक्स में लिखूं तो इसे मैं मैट्रिक्स में लिख सकता हूं इस तरीके से, गुणांकों की एक मैट्रिक्स बना लो, A11 A12, है ना, ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है वैसे। वापस गुणा करोगे समीकरण वापस आ जाएंगे। तो इस बात का दुख मत करना कि समीकरण कहाँ चले गए, समीकरण कहीं नहीं गए, बस इसको मैट्रिक्स रूप में लिखा है। तुलना करेंगे वापस सारे समीकरण लौट आएंगे, जैसे ही हम तुलना करेंगे हमारे समीकरण वापस लौट आएंगे। ठीक है ना, ये वापस आ गई। जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करोगे बराबर पहला अवयव, तो आपकी पहली समीकरण फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति स्तंभ बराबर दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति स्तंभ बराबर तीसरा अवयव, तो तीनों आपकी वापस से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात पता है क्या इसमें, हमारी गणित वालों को सबसे अच्छी चीज लगती है शॉर्ट में लिखना, छोटे रूप में लिखना। अब इसको आप आराम से छोटे रूप में लिख सकते हो। जो गुणांक है, जो कॉफिशिएंट है, उनकी मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, कैपिटल ए। जो अज्ञात राशियां हैं उसको एक्स मैट्रिक्स से नाम दे दिया, और जो बराबर साइड में है उसको बी नाम दे दिया। अब देखो, समीकरण निकाय को बोलने का सबसे छोटा रूप मिल गया कि भाई अगर समीकरण निकाय है तो उसको आप ऐसे कह सकते हैं ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी हो गया। और ये ए एक्स बराबर बी सत्य है। अगर समीकरण 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, और चाहे 1 हो, एक पे भी ये काम करता है। समझ बात है? तो ये कितना अच्छा लगता है, गणित वालों को कितना अच्छा लगता होगा कि इतना बड़ा बड़ा लिखना। और गणित वाला पसंद ही कौन है, गणित वाला छोटा और सुंदर रूप में पसंद करे, शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा हो, बहुत सुंदर हो। अब इसको सुंदर हो गया ना। अब अगर समीकरण ये 4 होते तो मुझे 4 और एक और लिखनी पड़ती है, 5 होते तो मुझे 5 लिखनी पड़ती, 7 होते तो मुझे 7 लिखनी पड़ती। अब कोई 7 नहीं लिखनी, अगर 1 है तो भी यही लिखा जाएगा, 2 होगा तो भी लिखा जाएगा, 3 होगा तो भी लिखा जाएगा, सारा खत्म। एन समीकरण हो तो भी ए एक्स बराबर बी लिखा जाएगा। तो काम कितना आसान हो जाता है। ये बेस्ट फॉर्म होती है हमारे लिए, इसीलिए हम ये चर्चाएं नहीं करते। ये कौन लिखे यार, ये ठीक है 7वीं 8वीं के लिए ठीक है, 7वीं 8वीं के लिए ठीक है, होमवर्क के लिए ठीक था। अब तुम बड़े हो गए, ठीक है ना। ए एक्स बराबर बी, अगर आपके एक समीकरण है, इन केस अगर समीकरण एक है तो उसका भी यही रूप होगा। देखो, अगर सिंगल समीकरण है तो भी आप ऐसे लिखोगे। ये रहे आपके गुणांकों की मैट्रिक्स, ये रही आपके अज्ञातों की मैट्रिक्स, और ये रही आपके बराबर की मैट्रिक्स। ये लो, अभी भी इसका रूप यही होगा, ये रहा ए, ये रहा एक्स, ये रहा बी। अब समीकरण चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे एन हो, वो हमेशा ए एक्स बराबर बी के नाम से ही लिखी जाएगी। तो इतना छोटा सा काम हो जाता है, इतना बड़ा छोटा बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ता। छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा, कुछ नहीं, सबके लिए एक। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स हमें निकालना है, ए हमें पता है, बी हमें पता है, एक्स हमें निकालना है, एक्स हमारे हल है, एक्स हमारे सॉल्यूशन है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब एक नई अप्रोच अपनाते हैं जिसे कहते हैं समीका और असमीका। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर हम समीका पढ़ते हैं। समीका का मतलब जब समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जब समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, समीका इक्वलिटी, जब बराबर का चिन्ह होता है। लेकिन जब समीकरण में बराबर का चिन्ह नहीं होता
मतलब एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, मतलब बड़ा या छोटा, असमीका। तो समीकरण में भी दो प्रकार होते हैं, एक समीका और एक असमीका। समीका जब आप कहते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन कई केस में हमें ये भी पढ़ना पड़ता है कि एलएचएस बड़ा है आरएचएस से या एलएचएस छोटा है आरएचएस से, ये भी रहते हैं। तो ये दोनों को ही हम हैंडल करेंगे यहाँ पे, उनको भी हैंडल करेंगे जो बराबर है, उनको भी हैंडल करेंगे जो बराबर नहीं है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 5, और ऐसा भी हो सकता है कि 2x प्लस वाई 5 से बड़ा है, 3x प्लस 2y 3 से छोटा है। ये होती है असमीका। जब आपके बीच का चिन्ह जो है वो छोटा या बड़ा हो तो उसको असमीका या इनइक्वालिटी कहते हैं, असमीका, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, थोड़ा सा इसके मायने को समझ लेते हैं। इसका मतलब यहां तो सीधा सीधा मतलब है कि बराबर, एकदम तराजू बराबर रहे, तराजू एकदम बराबर रहे, ना झुके, ना इधर झुके ना उधर झुके, ना तराजू इधर झुके ना तराजू उधर झुके, एकदम तराजू बराबर पे एकदम टिक सीधा खड़ा रहे, है ना यूं ना यूं, बल्कि एकदम सीधा 90 डिग्री पे रहे। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बराबर मतलब बराबर, ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा। अब इस केस में होता है कि ज्यादा चलेगा, बराबर नहीं चलेगा। 2x प्लस वाई ज्यादा ही आना चाहिए 5 से, ज्यादा आए वही चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। तो छोटा नहीं चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, सिर्फ बड़ा चलेगा। तो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ बड़ा चलेगा, ये कह रहा है सिर्फ बराबर चलेगा, ये कह रहा है सिर्फ बड़ा चलेगा, और ये कह रहा है कि सिर्फ छोटा चलेगा। तो हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है कि छोटा चलेगा, बड़ा चलेगा, बराबर चलेगा, रहता नहीं, रहता नहीं रहता। समझ गए बात, कि एक शर्त है जिसमें आप बड़ा मांग रहे हैं बोले बड़ा चाहिए, एक में आप छोटा मांग रहे हैं बोले छोटा चाहिए, एक में आप बराबर मांग रहे हैं बोले बराबर चाहिए, एकदम बराबर चाहिए, वो मांग सकते, तीनों डिमांड है, तीनों डिमांड होती है हमारे, तीनों डिमांड होती है कि भाई इससे कम, कई बार कहते हैं इससे ज्यादा, कई बार कहते हैं ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चाहिए। ठीक, डन, दुनिया स्थिति परफेक्ट है, ये हमारे समीकरण के। अब कई बार हमें भी बराबर भी चल जाता है और बड़ा भी चल जाता है, हम कहते हैं भाई बड़ा भी चल जाएगा और बराबर भी चल जाएगा। अब ये जब लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप अलाउड कर रहे हो बड़े को भी, आप अलाउड कर रहे हो बराबर को भी, मतलब बड़ा आएगा मान्य है, बड़ा आता है तो भी चल जाएगा, बराबर है तो भी चल जाएगा। ये शब्द हम यूज करते थे मोबाइल है कि 15 या 15,000 से ऊपर का मोबाइल दिखा दो, इसका मतलब 15,000 का भी चल जाएगा और 15,000 से ऊपर का भी चल जाएगा, या फिर 15,000 तक दिखा दो, यानी 15,000 और 15,000 से नीचे चल जाएगा। तो कई बार आप छोटा और बराबर भी अलाउड कर देते हो, मतलब छोटा भी चल जाएगा और बराबर भी चल जाएगा। इस केस का मतलब है इसमें बड़ा नहीं चलेगा, इसमें छोटा नहीं चलेगा, है ना। पढ़ना सीखो इस बातों को कि क्या कह रहा है। ऊपर वाली लाइन में जब बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाते हो, इसका मतलब है कि बड़ा हुआ तो भी मान्य है, बराबर हुआ तो भी मान्य है, परंतु छोटा मान्य नहीं है। इसमें सिर्फ छोटा मान्य नहीं है और इसमें बड़ा मान्य नहीं है। छोटा चल जाएगा, बराबर चल जाएगा, मान्य नहीं चले, बराबर बड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बड़े को इनकार किया गया, यहाँ पर छोटे का इनकार किया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना तो बराबर चलेगा ना छोटा चलेगा, यहाँ पर ना बड़ा चलेगा ना बराबर चलेगा, सिर्फ छोटा चलेगा, केवल छोटा, केवल बड़ा। यहाँ पे बड़ा भी चलेगा बराबर भी चलेगा परंतु छोटा नहीं चलेगा, यहाँ पे छोटा चलेगा बराबर चलेगा परंतु बड़ा नहीं चलेगा। और अगर हम यहाँ आए तो यहाँ भाई ना बड़ा चलेगा ना बराबर चलेगा, सिर्फ ना बड़ा चलेगा ना छोटा चलेगा, सिर्फ बराबर चलेगा। ठीक है ना, तो ये अपनी अपनी डिपेंड है कि भाई कब क्या चाहिए हमें। जगह सारी बनाई हुई है, आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है। अब आगे आते हैं हल और हल क्षेत्र। हल और हल क्षेत्र क्या होता है, हल क्या होता है, हल क्षेत्र। वैसे हल का मतलब होता है जो एक्स वाई के मान, जो अज्ञातों के मान आपके समीकरण निकाय को संतुष्ट करते हैं, वो सारे, एक दो समीकरण निकाली, एक ने संतुष्ट कर दियो, दो ने संतुष्ट कर दिए, कौन चाले ना सगलाना राज्य करना पड़सी, वो एक्स वाई जो सगलाना राज्य करता हुआ है,
वो x के मान जो अज्ञात के मान है सभी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सभी को, ऐसे नहीं कि तुम्हें करते हो मुझे नहीं करते हो, यानी x के मान जो सभी, सभी वर्ड स्ट्राइकिंग वर्ड है यहाँ पे, सभी समीकरण को संतुष्ट करते हो, हल कहलाता है ना। सभी को, कई बार हम सोचते हैं एक समीकरण को संतुष्ट कर जाए ना, यहाँ कौन चले, राजी से न करना पड़ेगा ना, फिर कोई नहीं राजी करो, कोई फर्क कौन पड़े। अगर एक भी नाराज है तो फिर नाराज ही माने जाएगा गणित की भाषा में। तो गणित में जितनी भी समीकरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 एन तक, वो एक्स वाई, वो हमारे अज्ञातों के वो मान जो बारी बारी से हर समीकरण को संतुष्ट करते हो। संतुष्ट करने का मतलब जानते हो, वो जो मांग रहा है, बड़ा बोल रहा है तो बड़ा, छोटा बोल रहा है तो छोटा, बराबर बोल रहा है तो बराबर, वो जो बोल रहा है बस वो संतुष्ट करने का मतलब वो जो मांग रहा है वो पूरा होना चाहिए, वो शर्त को पूरा करते हो, तो उसको हम हल कहते हैं। अब सारे हलों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे हल क्षेत्र कहते हैं। कई बार कई उत्तर आ जाते हैं, कई बार एक ही उत्तर आता है, कई बार बहुत सारे उत्तर आ जाते हैं, तो सारे उत्तरों का जो समुच्चय होता है वो हल क्षेत्र कहलाता है, हलों का समुच्चय। आपके जो सॉल्यूशन है उनका सेट बना लो, वो आपका हल क्षेत्र कहलाता है। कई बार हल क्षेत्र खाली भी होता है, मान लो कोई उत्तर नहीं आया तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली। मान लो आपके समीकरण निकाय को संतुष्ट करने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला तो हल क्षेत्र खाली, रिक्त हल क्षेत्र। रिक्त हल क्षेत्र मतलब एक भी बंदा नहीं मिला जो आपके समीकरण निकाय को संतुष्ट कर सके, रिक्त हल क्षेत्र। आपका हल क्षेत्र एकदम खाली रह गया, आपको कोई हल नहीं मिला। कई बार एक ही हल होता है, सिंगल हल होता है, एक ही हल है, कई बार बहुत सारे होते हैं, तो कैसे भी हो सकते हैं। हल क्षेत्र का मतलब है हलों का समुच्चय। अब हल एक है तो एक सही, दो है तो दो सही, नहीं है तो नहीं सही, और अनंत है तो अनंत सही, ये हल क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, बढ़े आगे। अगला असमीका का हल क्षेत्र। अब भाई थोड़ा असमीका ना समझो आप, बड़ी दिक्कत आ रही है। समीका और असमीका में जो हल क्षेत्र हुआ है, आगे बड़ी कहानी लंबी। देखो, अगर मैं एक समीका लेता हूं, सिंपल सी ले लेता हूं, x बराबर 3, एक असमीका लेता हूं, ठीक है। दोनों ही केस में जो हल क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। कई बार थोड़ा इक्के दुक्के सेम भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। कई बार जो असमीका होता है उसका हल क्षेत्र काफी बड़ा होता है, समुच्चय काफी बड़ो निकल का आवे। कैसे? देखो, इस केस में आपका हल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 3 होगा। आपके हल क्षेत्र में केवल एक ही बिंदु आएगा, वो है 3, क्योंकि कोई और है ही नहीं। 3 के अलावा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, 3 के अलावा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ 3 एक उत्तर है, और 3 एकमात्र उत्तर है। 3 ही उत्तर, क्योंकि ना तो 3 से कम चलेगा ना 3 से ज्यादा चलेगा, तो पूरा 3 ही चलेगा। तो हल क्षेत्र में खाली एक बिंदु है 3, और कोई नहीं है। लेकिन इस केस में अगर हम आए तो इस केस में अब हल क्षेत्र इस बार 3 तो सही नहीं है, लेकिन 3 से बड़ा सब सही है, 3 से बड़ा सब सही है, 3 से बड़ा सब सही है। बोलो वाह, 3 से बड़े सारे आंसर सही है, मतलब 3.00000001 सही है। 3 के बाद वाले सब सही है, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7। ये मत सोचना कि 4 सही है, लेकिन 4 से पहले 3.5 भी तो सही है, 3.5 भी सही है, 3.4 भी सही है, 3.1 भी सही है, 3.00001 भी सही है, ये सब सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो बस 3 को छोड़ दो, और 3 के बाद अनंत तक सब सही है। ये सारे के सारे उत्तर है, सब के सब उत्तर है। बोले हाँ यार, ये तो सारे के सारे उत्तर है, सब के सब उत्तर है। बोला हाँ, बात समझ में आई बात। तो हल क्षेत्र जो होता है, हल क्षेत्र का मतलब होता है हलों की संख्या या हलों का समुच्चय। संख्या नहीं, हलों का समुच्चय। जितने भी हल है जो
आपकी समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करना हल क्षेत्र कहलाता है। तो समीका के केस में क्या होता है, समीका बराबर होती है, वो छोटा और बड़ा अलाउड नहीं करती, वो बराबर अलाउड करती है। तो उस वजह से वो कुछ ही बिंदुओं को काम कर पाते हैं। वो डिपेंड करता है समीकरण के ऊपर कि वो कैसी है। तो असमीका में आप ज्यादा अलाउड कर देते हो, मतलब बड़े भी चल जाएंगे या छोटे भी चल जाएंगे, तो उस वजह से हल क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इनके अपने अपने हल क्षेत्र है, असमीका का अपना होता है, समीका का अपना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं इससे आगे। ये तो एक वेरिएबल का था, एक वेरिएबल का तो हम यूं निकाल लेते हैं, लेकिन अगर दो वेरिएबल का निकालना हो तो, एक वेरिएबल का तो निकाल लिया, अब दो वेरिएबल का निकालना हो तो आ जाओ फिर एक एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बड़ा है 1 से। अब जद्दोजहद और मुश्किल होगी, अब जद्दोजहद बहुत मुश्किल होगी। अब मरा दिया, अब मरा दिया, अब तो भयंकर लिस्ट की लिस्ट ही खुल सी, क्योंकि अब एक्स और वाई दोनों सेट करने पड़ेंगे। अब तो आपको हल क्षेत्र जो है वो समीका में भी ठीक ठाक मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, अनंत मिलेगा। कैसे, देखो इस केस में अब हल क्षेत्र होगा, समीका के केस में भी हल क्षेत्र जबरदस्त मिलेगा। आओ, जैसे x का मान मैं 1 रखूं, x का मान 1 रखूं, y का मान है ना, x का मान 1 रखूं, y का मान कितना आ जाएगा 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 2, y का मान -1, एंड डैश 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 डैश, क्षेत्र खुलता ही चला जाएगा, क्षेत्र खुलता ही चला जाएगा। और याद है कि मैंने तो दशमलव लिए ही को नहीं, दशमलव तो मैं लिए ही को नहीं, दशमलव लेता तो और ज्यादा हो जाता, दशमलव तो मैं लिए ही को नहीं, दशमलव लिया बिना बनाए हुए, तो ये तो पूरा 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 लिया हूं। अगर दशमलव लेता तो वो भी तो उत्तर होंगे ना, एक्स का मान 0.1 भी तो हो सकता है, एक्स का मान 0.1 हुआ तो वाई का मान 0.9 हो जाएगा, एक्स का मान अगर मैं 0.1 लेता हूँ तो वाई का मान 0.9 हो जाएगा। बोला अरे भाई ये तो बेजा सी, ये तो बहुत सारा सी जवाब है, हाँ बहुत सारा सी, अमा को केक रहा ये सारा उत्तर किया दिखावा, तो बोला तरीको है, तरीको यो है कि अन बनाना की कोशिश ना करो, अगर बनाना की कोशिश करोगा तो समय की बर्बादी होगी, थे कद्दे को बना सको, थे कद्दे को, जब चीजें अनंत पर चली जावे ना तो बनाना की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नियमा पर चलना चाहिए। बात समझे, अगर चीजें 5 या 10 या 15 या 20 या 500 है तब तो एक एक करके खेलो, लेकिन जब संख्याएं अनंत हो जाए तो फिर वो खेल खेलना बेकार है कि एक एक करके मैं सगड़ा बना देशू, अनंत है कब तक बनाशू, अनंत है कब तक बनाशू। तो जवाब है कि नहीं, जब अनंत मामला अनंत पे चला जाए तो बनाने की प्रकृति को बंद कर दो और समीकरण समीकरण खेलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल क्षेत्र वो सारे बिंदु हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं, और एक्स वाई आर, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर से, एक्स और वाई रियल नंबरों से लेते जाओ, और जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वो सब सॉल्यूशन है। तो जोर को काम करो, कितना जोर को काम करो, देखो आपने विद्वत्ता देखो, मतलब कितना शानदार आप लोग, कितना इंटेलिजेंट लोग है, कोई क्या कम थोड़ी है, मतलब आप हम बूढ़ी यही के वो करेंगे, पुरानी जनरेशन इसी, पुरानी जनरेशन इसी क्या ही, हमारी जनरेशन देखो कितनी तकड़ी है, तो दिमाग है, ये तो बढ़िया काम करो, सोच के देखो कितना शानदार है यार, कि लिखा नहीं जा सकता, वन वन करके कितने लिख लोगे आप पूर्णांक पूर्णांक भी नहीं लिख सकते, आप पूर्णांक पूर्णांक भी नहीं लिख सकते, तो दशमलव की तो बारी ही नहीं आएगी। और दशमलव क्यों, अपरिमेय संख्याएं भी तो होती है, वो तो ट्राई नहीं की अभी आपने, थोड़ा वो भी ट्राई करके देखो। तो जवाब है भाई मन तो बेरो ही को नहीं कितनी संख्याएं हुए, तो मन रखी क्या जा सके, जब संख्याएं ही पता को नहीं कि कितनी हुए तो फिर रखना को तो सवाल ही को उठा। तो एक काम करो, दिमाग लगाओ, दिमाग के समझदारी करो, समझदारी ये कि भाई हम क्या करेंगे, एक्स और वाई रियल नंबर से लेंगे, और कौन से एक्स वाई लेंगे, वो एक्स वाई लेंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो जो भी समीकरण को संतुष्ट करता है वो हल है, बात खत्म। जय बाबा की, बोलो तो क्या काम। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, वॉइस को नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है यार, बिल्कुल आ रही है वॉइस, क्या आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, आवाज नहीं आ रही तो मैसेज पे मैसेज आ जाता, कंटिन्यू मैसेज आ जाता। ठीक है, आ रही है ना, आ रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, अब एक और तरीका निकालते हैं, एक और समझदारी वाला तरीका निकालते हैं, कि काम करते हैं कि इसे अगर चित्र में दर्शाएं तो क्या हो, बोला चित्र में दर्शा लो,
ये रहा लाइन एक्स एक्स और वाई एक्स, ये रहा हमारा एक्स एक्स, ये रहा हमारा वाई एक्स। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैं x का मान 0 रख दूं इस समीकरण में तो मुझे y का मान मिल जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान मिल जाएगा, y का मान 1 आ गया। y का मान 0 रखने पर x का मान 1 आ गया। यानी ये रेखा जो है ये 2 पॉइंटों से जाएगी, एक तो 0 1 से और एक 1 0 से, है ना। 1 0 यहां मान लो, 1,0 ये हो गया और 0,1 यहाँ आ जाएगा। और दो बिंदु बहुत है रेखा बनाने के लिए, ये बन गई आपकी रेखा। ये लो, अब इस रेखा पे होने वाला प्रत्येक बिंदु हल है। इस रेखा पर होने वाला प्रत्येक बिंदु हल है, हल है, हल है, हल है। हम सब हल हैं, हम सब हल हैं, हल हैं, हल है। इस रेखा पे आने वाला हर बिंदु हल है। सही है, चित्र से भी दर्शा सकते हैं इसको, तो चित्र वाला काम ठीक है ना। अब पता भी चल रहा है कि ये लाइन पे जो है बस ई लाइन पे है बे तो हल है, और ई लाइन के नीचे जितना भी बिंदु है के ऊपर है बे बेकार है, बे हल को नहीं। मतलब ओ पॉइंट जो है देखो, ओ पॉइंट ओ बेकार है, ओ भी बेकार है, और ओ ब्यूं बेकार है, ओ खाली बैठे, ओ बोर हो रहे। समझिए बात, तब आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिंदु अपना है और कौन सा बेकार है। क्लियर है, तो ग्राफ को भी महत्व है ग्राफ को भी बड़ा सुंदर महत्व है। अगर ग्राफ भी अगर ड्रॉ करा तो ग्राफ भी हमें बताता है कि कौन सा हमारा है, कौन सा हमारा नहीं है। जो इस लाइन पे आएगा वो हमारा है, जो इस लाइन पे नहीं है वो हमारा नहीं है, मतलब बेकार है, टाइम फालतू है, वो संतुष्ट कौन करे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब असमीका का डायग्राम बनाते हैं, असमीका को कैसे बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई को नहीं आई। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई कि चित्र को महत्व क्या है। चित्र का महत्व है कि चित्र अपन बात चीज दिखा दे कि भाई वो पूरो एक्स वाई तल ये सब बिंदु है। इन बिंदुओं में से कौन से आपना है और कौन सा आपना को नहीं, कौन से मेरे हैं कौन से मेरे नहीं है। जैसे आप चित्र बनाते हो पता चल जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। सही है, तो चित्र का भी एक महत्व है। क्लियर है, बात समझ में आ रही को नहीं आ रही। ठीक, चलो आ जाओ फिर। अब असमीका पर आ जाओ। असमीका में भी डायग्राम ऐसे ही बनता है। असमीका में क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा ध्यान से सुनियो। मेरा तो सारा पढ़ है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। जब असमीका का डायग्राम बनाते हैं तो एक बार बड़ा और छोटा को भूल जाओ, भूल जाओ कि बीच में बड़े का चिन्ह है या छोटे का चिन्ह है। एक बार बराबर के चिन्ह से स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विद इक्वल साइन। ये लो, ये बराबर के चिन्ह से शुरू किया, भूल जाओ बड़ा है, भूल जाओ छोटा है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। संविधान के अनुसार सब एक समान है, तो एक्स प्लस वाई बराबर एक बार एक ले लो, एक लेके चित्र बनाओ। ये रहा चित्र, वही बनेगा, है ना। और ये लाइन है, आपको भी पता है ये रेखा है, और रेखा दो बिंदुओं से बन जाती है। रेखा का चित्र अगर आपको बनाना है तो उसे दो बिंदु बाहर निकाल लो, दो बिंदु मिलाओ और बना दो। याद है ना, एक रेखा को बनाने के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, दो बिंदुओं की। तो दो बिंदु निकाल लो, उनको जोड़ दो, लाइन बन जाएगी। और ये लाइन है, ये रेखा, ये रेखिक समीकरण है, तो रेखा बनाएगा ही। तो रेखा बनाएगा तो रेखा के लिए दो बिंदु चाहिए होंगे, और दो बिंदु तो इसी के होंगे ना। तो इसी से कोई दो बिंदु निकालो, कोई भी निकालो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक्स 0 रख के वाई निकाल लेते हैं क्योंकि आसान होता है। फिर वाई 0 रख के एक्स निकाल लेते हैं, आसान होता है। तो आपके दो पॉइंट मिल गए, एक तो 0 1 और एक 1 0। ये मान लो 1 0, ये 0 1, ये मिला दिया, ये लाइन बन गई। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, हर लाइन, हर लाइन, प्रत्येक रेखा जो आप कार्तीय तल पे खींचते हैं, लाइन पूरे समतल को तीन भागों में बांटती है। मतलब बिल्कुल बांटती है, एक उसके इधर का भाग, एक उधर का भाग, और एक खुद का भाग, मतलब खुद के ऊपर वाला। है ना, ठीक है। तीन चीजें हैं नहीं है, देखो, एक जो इसके इधर है, इस रेखा के इधर है, इधर वाले बिंदु, उधर वाले बिंदु, इधर वाले उधर वाले ऊपर वाले बिंदु, इधर वाले उधर वाले और ऊपर वाले। ये बिंदु इधर वाला, ये उधर वाला, ये ऊपर वाला। ये तीनों ही बिंदुओं को आप पहचान सकते हैं, तीनों ही बिंदुओं में खास है, तीनों ही बिंदु तीन क्षेत्र है।
ये 3 अलग अलग क्षेत्र है, तीनों ही क्षेत्र में खास है। जब भी कोई बिंदु ऊपर होगा तो LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS होगा। जब भी बिंदु बराबर होगा तो LHS बराबर, अगर ऊपर का बिंदु आप यूज करते हैं, लाइन के ऊपर का बिंदु यूज करते हैं तो LHS बराबर RHS होगा। और एक ये जो दो साइड है, इस साइड में अब ये नहीं कह सकता कि कौन साइड में क्या होगा। एक साइड में LHS बड़ा होगा, RHS छोटा होगा, एक में RHS बड़ा होगा, LHS छोटा होगा, और लाइन के ऊपर दोनों बराबर होंगे। कमाल है यार, तो जोर की बात करिए लाइन तो। अब तो यही लग गई अपन, आप रेखा रेखा यही करा, रेखा तो कमाल कर दियो, रेखा तो कमाल कर दियो। गौर करियो, रेखा क्या कर रही है, पूरे समतल के जितने भी बिंदु हैं सारे बिंदुओं को 3 कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। एक में जहां LHS RHS से बड़ा होगा, एक वो जहां LHS RHS बराबर होंगे, एक वो जहां LHS छोटा होगा और RHS बड़ा होगा। हर रेखा ये काम करती है। हर रेखा समतल को 3 भागों में बांटती है, 3 प्रकार के बिंदुओं में बांटती है। वो बिंदु जहां LHS RHS से बड़ा होगा, LHS RHS के बराबर होगा, LHS RHS से छोटा होगा। अब हमें क्या चाहिए, वो तो हमारा समीकरण बताएगा। LHS बड़ा RHS चाहिए या LHS छोटा RHS चाहिए या LHS बराबर RHS चाहिए, कैसे पता लगेगा? आ जाओ, अब उसको पता करना शुरू कर दें। लाइन के ऊपर तो मैंने बता ही दिया LHS बराबर RHS है। तो अगर हम हमारी असमीका को देखें तो हमारा असमीका मना कर रही है, बोला ना बराबर आरोप होनी चाहिए, मतलब लाइन का ऊपरला पॉइंट कोनी चाहिए ने, साफ मना करिए कि बड़ो चाहिए, बड़ो LHS बड़ो चाहिए। अब LHS बड़ो है कि नहीं, इन्हें है या इन्हें, LHS बड़ा किस तरफ है, इधर है या इधर है, ये देखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट उठाओ, कोई भी एक क्षेत्र में चले जाओ, इधर वाले या उधर वाले में से जहां भी जाना चाहो वहां चले जाओ और उस क्षेत्र में जाकर एक पॉइंट उठाओ, एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जिसे आप जानते हो। जैसे यहां देखो, मूल बिंदु ये रहा, ये 0 0 है, मूल बिंदु 0 0 होता है। अब 0 0 को अपनी असमीका में लाकर रखो, क्या ये इसको संतुष्ट करता है, हाँ या ना? 0 प्लस 0 बड़ा 1 से, बोला ना। 0 1 से बड़ा नहीं होता, गलत है, गलत है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ये पॉइंट जिस क्षेत्र में है, इस लाइन के इधर वाला क्षेत्र, क्योंकि ये पॉइंट इस क्षेत्र में मतलब लाइन के इधर वाला है। अब लाइन के इधर वाले क्षेत्र में LHS RHS से बड़ा नहीं है, क्योंकि गलत आ रहा है। इसका मतलब फिर LHS अगर RHS से बड़ा नहीं है तो फिर LHS RHS से छोटा है। इसका मतलब लाइन के इधर वाला क्षेत्र कौन हुआ, x प्लस वाई छोटा हुआ 1 से। इधर के बिंदुओं पर, लाइन के नीचे वाले बिंदुओं पे x प्लस वाई छोटा होगा 1 से, और इसका मतलब लाइन के इधर क्या होगा, फिर x प्लस वाई बड़ा होगा 1 से, और लाइन के ऊपर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 1 होगा, ये होगा। ठीक है, क्लियर भाई? ये बात समझ में आई? इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने 3 हिस्से बनाए, एक में LHS RHS से बड़ा, एक में LHS RHS बराबर, एक में LHS RHS से छोटा। अब ये कैसे पता चलेगा, यही थोड़ा सा विज्ञान है। इसमें क्या करना है, आपको एक कॉमन पॉइंट उठाना है, एक पॉइंट उठा लेना। कॉमन का मतलब कुछ नहीं भाई, बकवास है। एक बिंदु उठाना है आपको जिसको आप जानते हो कि वो किधर है, इस गांव में रहता है या इस गांव में रहता है, मतलब लाइन के इधर रहता है या इधर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो बिंदु ले जाके समीकरण में रख लो। अगर वो संतुष्ट कर गया, वो संतुष्ट कर गया, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ा किधर है, LHS बड़ा किधर है। एक तरफ LHS अगर बड़ा है तो दूसरी तरफ LHS छोटा होगा, वो अपने आप ही टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर है? वो अपने आप ही 2 भाग 3 भाग जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए मतलब जो बड़े वाला रीजन है वो चाहिए, तो ये सारे बिंदु आंसर हो गए। ये एल क्षेत्र के, समझ गए? अगर छोटा चाहिए होता तो ये हो जाता, बराबर चाहिए तो हो जाता। अब कई बार कहता है कि छोटा और बराबर दोनों चलेगा, तो छोटा बराबर मतलब नीचे वाले पॉइंट भी चलेंगे, लेकिन याद रखना हमेशा ये मत बोल देना कि छोटा हमेशा लाइन के नीचे ही होता है ना।
छोटा नीचे नहीं होता, वो डिपेंड करता है समीकरण के ऊपर कि समीकरण कैसी है। उस समीकरण का एक कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट उठाओ जिसको आप जानते हो और उसको रखो। जानते हो का मतलब समझ रहे हो, जानते हो का मतलब आपको पता हो कि बिंदु रेखा के किधर है, इधर है या उधर है, इधर है या उधर है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप वो रखोगे तो आपको पहले ही पता होगा कि वो लाइन के इधर है, तो वो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो बिंदु बड़े वाला है या छोटे वाला है। ठीक है, आ जाओ एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाए। अब बड़े छोटे का चिन्ह ही हटा देता हूँ। एक बार बराबर से शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 6। ध्यान से सुनिएगा, अब अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। ये लाइन पूरे समतल को तीन प्रकार के बिंदुओं में बांटेगी। एक वो बिंदु जहां 2x प्लस 3y बड़ा होगा 6 से, एक तो वो बिंदु जहां 2x प्लस वाई प्लस 3y 6 से बड़ा होगा, एक वो बिंदु जहां 2x प्लस 3y 6 के बराबर होगा, एक वो बिंदु जहां पे 2x प्लस 3y 6 से छोटा होगा। अब कहाँ 6 से बड़ा होगा, कहाँ 6 से छोटा होगा, कहाँ 6 के बराबर होगा, ये देखना है। 6 के बराबर कहाँ होगा, वो तो लाइन के ऊपर होगा, बात ही खत्म। अब 6 से छोटा और 6 से बड़ा किधर होगा, ये हमें देखना है। तो पहले दो बिंदु निकाल लो। x का मान 0 रख के y निकाल लो, y 2 आया। y का मान 0 रख के x निकाल लो, क्योंकि 2 पॉइंट निकालेंगे तभी तो लाइन बनेगी। तो लाइन ये लो, ये आ गया, एक पॉइंट आ गया 0 2, एक पॉइंट आ गया 3 0। इन दो पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो हमें एक तो लेना है 3 0, 3 0 ये रहा, एक ये लेंगे 0 2, दोनों को मिला दिया, हमारी लाइन बन गई। अब एक बात साफ क्लियर है कि इस लाइन के ऊपर 2x प्लस 3y बराबर 6 होगा, ये बात डन। इस लाइन के हर बिंदु पे 2x प्लस 3y 6 के बराबर होगा। अब बात यह है कि छोटा किधर होगा और बड़ा किधर होगा। 2x प्लस 3y 6 से छोटा किधर होगा और बड़ा किधर होगा। हमेशा ये याद रखना, रिपीट, अच्छे से रिपीट कर रहा हूं। ये मत सोच लेना कि नीचे हमेशा छोटा होता है और ऊपर हमेशा बड़ा होता है, नहीं होता, नहीं होता। वो डिपेंड करता है समीकरण के ऊपर, समीकरण के आधार पर तय होता है कि किधर छोटा है किधर बड़ा है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट लेना है जिसको आप जानते हैं, कोई भी ले लो, कोई जीरो जीरो, कोई जरूरी को नहीं, कोई रजिस्ट्री कौन कराई जीरो की, कोई पट्टो कौन कराई जीरो जीरो ही लेना है, कोई भी थारी मर्जी से एक बिंदु बस थाने पता होना चाहिए वो कट है, थाने इतना पता होना चाहिए कि वो बिंदु कहाँ है, लाइन के इधर है या इधर है। मतलब बिंदु ले लियो 8 11, थाने बेरो को नहीं कट है, या मत करियो, मजाक कौन करना है, सीधे सुनो है। बिंदु ऐसा लेना है जो आपको पता है कि वो कहाँ है, किधर है, लाइन के इधर है या उधर है। ठीक है, ले कोई भी सकते हो, फ्री हो। चलो 0 0 से पीछे छुटाकर कोई और बिंदु ट्राई करा। ए वो देखो 3 0 आ गयो, वो है 4 0, है ना। इन ट्राई कर लिया, आज कुछ तूफानी करते हैं, कोई न्यू ट्राई करा, 4 0 ट्राई करा। अब अपन पता है कि 4 0 लाइन के इधर है, 4 0 को समीकरण में लाओ और रखो। 4 0 को समीकरण में रखने पर ये आया 8, ये आया 6। इसका मतलब 8 6 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें LHS बड़ा होगा RHS से, LHS बड़ा होगा RHS से। यानी ये पॉइंट जिस क्षेत्र में है, ये क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में 2x प्लस 3y बड़ा होगा 6 से। और बड़ा अगर इधर बड़ा है तो इधर अपने आप ही छोटा है। अब ई लाइन से नीचे नीचे कोई भी पॉइंट थारी मर्जी से, कोई भी वो पीढ़ियों कोई भी पॉइंट रख कर देख सको, हर पीढ़िया पॉइंट पर 2x प्लस 3y का मान 6 से छोटा ही आएगा। ना मानो तो रख कर देख लो, हर पीढ़िया पॉइंट का ऊपर 2x प्लस 3y छोटा आएगा 6 से। ठीक है, और ई लाइन के ऊपर कोई भी, ई गुलाबी पॉइंट का ऊपर
2x प्लस 3y का मान 6 से बड़ा आएगा। इतना बढ़ा कौन पा रहे हो, मान लीजिए कि पूरी पिंक होगी। कलर होता तो मैं कलर कर देता, इन्हें पूरा पिंक कर देता, इन्हें पूरा येलो कर देता। येलो पॉइंट, हर येलो पॉइंट पे मतलब लाइन के नीचे वाले हर बिंदु पे 2x प्लस 3y का मान 6 से छोटा आएगा, 2x प्लस 3y का मान 6 से बड़ा आएगा, और हर एक बिंदु पे 2x प्लस 3y बराबर 6 आएगा। अब आपको क्या चाहिए? अगला सवाल, आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? तो बोला मुझे बड़े वाले चाहिए। स्वागत है, पिंक वाले ले जाओ। मतलब बड़े चाहिए तो पिंक ले जाओ। बोला छोटे चाहिए तो येलो ले जाओ। बोला बराबर चाहिए, हरे वाले ले जाओ। बोले बड़े और बराबर दोनों चाहिए तो पिंक और हरे दोनों ले जाओ। बोला छोटे और बराबर चाहिए तो येलो वाले मतलब पीले वाले और हरे वाले दोनों ले जाओ। बोलो क्या चाहिए? तो कितनी बड़ी बड़ी दुकान है आपली दुकान देखो कितनी बड़ी है, जो मांगे विशो दे दे। बोलो क्या चाहिए? छोटो चाहिए, ले लो। बडोड़िया चाहिए, ले लो। बराबर चाहिए, हरोड़ा ले जाओ। बोला बड़ा और छोटा दोनों चाहिए। आज आज अच्छी बोली आप, अब आज अच्छी बोली, बड़ा छोटा दोनों चाहिए, कोई बात थोड़ी है। अब मुझे को नहीं आवे दे तो देशा, मैं तो दे देशा, मान तो कोई दिक्कत ही को नहीं। छोटा और बड़ा दोनों चाहिए तो हरोड़ा, पीलिया और गुलाबी। लेकिन बात सच्ची है ना कि बड़ा और छोटा दोनों, एक मांग यार, खाली बड्डो मांग या छोटो मांग, स्वाद को नहीं आवे फिर। तो अगर मान लो हमारे पास तो दोनों ही है, हमारी तरफ मत देखना, हमारी दुकान में सब है। ये रहे छोटे वाले, ये रहे बड़े वाले, ले जाओ। बराबर चाहिए तो बराबर भी ले जाओ। तो ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि लाइन क्या करती है, कितना सुंदर काम करती है। एक रेखा का अर्थ क्या होता है, बात समझो, एक गहराई में समझो यार, बात की महत्व तो समझो कि क्या इंपॉर्टेंस है। हर चीज कितनी सुंदर है गणित के अंदर, और कितना बढ़िया तरीके से यूज होती है। एक लाइन आपके पूरे समतल को 3 भागों में डिवाइड कर रही है। जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ लाइन ही नहीं खींच रहे होते आप पूरे समतल के 3 भाग कर रहे होते हैं, है ना। वैसे भी देखो लाइनें यही तो करती आई है, ये उनका देश, ये हमारा देश। जब भी लाइनें खींची है टुकड़े हुए हैं, लाइनों ने टुकड़े ही किए हैं, है ना। इतिहास गवाह है इस बात का कि रेखाओं ने हमेशा टुकड़े ही किए हैं। रेखाएं जहां भी खींची है टुकड़े हुए। रेखाओं का अर्थ ही यही है, विभाजन करना। तो रेखाएं खींचेंगी तो विभाजन होंगे। तो गणित भी इस बात का प्रमाण है कि जब रेखा खींचेगी तो विभाजन होंगे। लेकिन यहाँ के विभाजन थोड़े सकारात्मक है। मतलब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान कौन बना रहा है? ये अपनी 3 कैटेगरीज बना रहे हैं कि आपको कौन से पॉइंट चाहिए, छोटे वाले, बराबर वाले और बड़े वाले। तो उस आधार पर ये काम करता है। तो बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये समझ में आ गया ना? ये देखो बहुत जरूरत पड़ेगी बाद में इसकी। अभी भी अभी जब हम एलपीपी में जाएंगे तब हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। तब ये बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, अब हम चाहें तो इसके लिए ऐसे बना लेते हैं। अब ये बिंदु बिंदु बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो किताब वाले क्या करते हैं, ऐसे लाइनें बना देते हैं ऐसे। मतलब ये नीचे वाले सारे बिंदु ऐसे तीर के निशान नीचे लगा देते हैं। तीर के निशान नीचे लगाने का मतलब है नीचे वाले बिंदु। तीर के निशान नीचे लगाने का मतलब नीचे वाले बिंदु, और ऊपर की तरफ निशान लगाने का मतलब ऊपर वाले बिंदु। और लाइन को लेना है या नहीं लेना, उसके लिए हम 2 चीजें अपनाते हैं। लाइन को नहीं लेना है तो डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट मतलब लाइन नहीं लेनी है, डार्क मतलब लेनी है। अगर मैं लाइन को डॉट 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 करके बनाऊं मतलब रेखा को मत लेना, और डार्क बनाऊं मतलब रेखा को लेना है। नहीं लेना, रेखा को शामिल नहीं करना। ठीक है, सपोज करो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 है, मतलब लेस भी चलेगा और बराबर भी चलेगा। तो फिर वो लाइन भी डार्क हो जाएगी और ये नीचे वाला हो जाएगा। ऊपर वाले को साफ कर देंगे, ऊपर वाले को बनाएंगे ही नहीं, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन को लिए, अब हमने इसका निकाल तो लिया ही है, बस इसको दिखा देते हैं। अगर आप लाइन डॉट 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 बना रहे हैं इसका मतलब लाइन शामिल नहीं है ना। और मान लीजिए आप 2x प्लस 3y छोटा है 6 से ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से एरो बनाएंगे, जिसका मतलब होगा ये। ठीक है, और अगर आपको लाइन भी लेनी है मतलब बराबर का चिन्ह भी है, बराबर का चिन्ह भी है मतलब लाइन भी लेनी है, और छोटा भी लेना है, तो डार्क और नीचे।
डार्क का मतलब लाइन भी शामिल है, मतलब बराबर का चिन्ह भी शामिल है। तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है। और अगर आपको ऊपर का क्षेत्र लेना है, लाइन भी लेनी है और ऊपर का क्षेत्र लेना है, तो लाइन डार्क दो एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। और अगर कोई लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है, सिर्फ बराबर है, सिर्फ बराबर है, कोई लेस देन कोई ग्रेटर देन नहीं है, बराबर है, तो 2x प्लस 3y बराबर 6। कोई ऊपर का क्षेत्र नहीं, कोई नीचे का नहीं, क्योंकि बराबर चाहिए, बराबर चाहिए मतलब लाइन चाहिए। तो कितनी सुंदर चीज है, देखो मजेदार कितनी चीज है। मैंने हमेशा यहाँ लगा कि ये स्कूल में जब पढ़ाते हैं इतना घटिया तरीके से पढ़ाते हैं, बना दिया क्षेत्र बना दिया, मतलब कितना बकवास तरीका होता है ना, इतनी सुंदर चीजों को इतने घटिया तरीके से कोई समझा, है ना। हमारे यहाँ ये रहता है कि इतनी सुंदर चीजें हैं, उसको उतने ही घटिया तरीके से समझाया जाता है कि आदमी को नफरत हो जाती है। इसीलिए नफरत होती है, गणित से नफरत नहीं होती, गणित तो सुंदर है, बहुत सुंदर है, अगर नहीं होती तो हमारा जीवन इतना बेहतर कैसे होता। अगर गणित सुंदर ना होती, गणित बढ़िया नहीं होती, गणित अच्छी नहीं होती, तो हमारा जीवन इतना बेहतर कैसे होता। स्वाभाविक बात है, वो तो अच्छी है ही, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जैसे रिचर्ड फेनीमैन कहा करते थे कि अगर आपको फिजिक्स से नफरत है तो इसमें फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले की गलती है ना। क्योंकि वो फिजिक्स से बहुत प्यार करते थे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स के अंदर। तो वो उनका एक, वो बहुत अच्छे टीचर भी थे। अधिकतर नॉर्मली क्या होता है कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी बहुत अच्छे टीचर नहीं होते, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन ही आपको मिलेगा। जितने भी जीनियस है, जितने भी जीनियस आप उसमें उठाएंगे तो बहुत कम तादाद में ही आपको वो इंटेलिजेंट मिलेंगे, मतलब अच्छे टीचर मिलेंगे। इंटेलिजेंट है, कोई दो राय नहीं है, उनके क्लास में आप जाएंगे आप बोर हो जाएंगे, वो यूं पढ़ाए, मतलब ये लाग रहे आप ही पढ़ रहे, कोई तो पढ़ा रहा है, कोई नहीं, आप ही पढ़ रहे। क्योंकि गलत भी नहीं है, वो इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो दूसरों की बातों को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जो समझाते हैं तो उतना क्लियरली, उतना टीचिंग स्टाइल जो है वो उतना बढ़िया नहीं होता उनका। तो ये एक दिक्कत आती है। बढ़िया जो, ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो जीनियस लोग हैं, इनके साथ एक ड्रॉबैक ये चलता है, ये जीनियस होते हैं, नो डाउट अपने आप में ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन एज ए टीचर ये बढ़िया नहीं है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन क्या कोच बढ़िया होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, ना के बराबर ही चांस है ना, ना के बराबर ही चांस है कि आप बढ़िया प्लेयर हैं तो आप बढ़िया कोच हो सकते हैं, नहीं। तो यही उनके साथ भी एक ड्रॉबैक आता है। लेकिन रिचर्ड फेनीमैन एक अपवाद थे इसमें, वो बहुत अच्छे टीचर भी थे और बहुत अच्छे फिजिसिस्ट भी थे। उनके एग्जाम्पल लोग हम सुनाया करते हैं, बीच बीच में हम पढ़ाते हैं तो हम उनके एग्जाम्पल लेते हैं। उनका एक एग्जाम्पल, एक कोट ये है उनका कि अगर आपको फिजिक्स से नफरत है, जो गणित के लिए भी मैं कह सकता हूँ, अगर आपको गणित से नफरत है तो इसका मतलब है कि आपको गणित से नफरत नहीं है, बल्कि जिसने आपको पढ़ाया है आपको उससे नफरत है, क्योंकि उसने गलत पढ़ाया आपको, उसने वो सही तरीके से नहीं पढ़ा पाया, वो अच्छा टीचर नहीं था। गणित का कोई दोष नहीं है इसके अंदर, गणित तो सुंदर थी, सुंदर है, सुंदर रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हाँ देखते हैं, अभी अभी शायद शायद मंगलवार को मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। मंगलवार को मुझे किसी जो पारिवारिक कार्यक्रम है उसमें जाना पड़ेगा, एक फैमिली प्रोग्राम है उसमें जाना पड़ेगा, तो मैं संडे के को कवर करूंगा उसकी जगह, है ना। तो संडे को क्लास ले लूंगा ताकि कवर हो जाए। हाँ बढ़िया, पहले आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप लोग अच्छे टीचर बन जाएंगे। अच्छा टीचर जो होता है, जो सीधी सी बात है, सरल भाषा होता है कि अच्छा टीचर वो होता है जो अपने सब्जेक्ट को जानता है, नंबर एक। दूसरा जो दिल से पढ़ाता है। दो ही पैमाने होते हैं, है ना। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी बात पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमेशा वही किताब पढ़नी चाहिए जिसका राइटर पैसे कमाने के लिए किताब ना लिखता हो। ये बात बड़ी स्ट्राइकिंग थी यार, मुझे लगा सब कुछ बदल दिया उस बात, उस कोटेशन के बाद में, उस बात के बाद में मैं सब कुछ बदल गया है। सही बात है, बात तो यही है। अगर कोई व्यक्ति किताब बेचने के लिए किताब लिख रहा है तो वो तो तंत्रम लिखेगा, वो तो फालतू की बातें लिखेगा, वो गैर जरूरी बातें लिखेगा, वो अच्छी बातें क्यों लिखेगा? उसे तो बेचना है ना, बेचना है तो वो तो टेस्टी, जैसे होटल का खाना है, होटल का खाना हेल्दी थोड़ी होगा,
होटल का खाना तो टेस्टी होगा ना, हेल्दी होगा तो आप होटल में थोड़ी जाएंगे, तो घर पे ही खा लेंगे। वो टेस्टी है तभी तो जाते हो। तो अगर कोई किताब बेचने के लिए लिख रहा है तो वो किताब को टेस्टी बनाएगा, टेस्टी बनाएगा तो वो अच्छी नहीं हो सकती, और जो अच्छी होगी वो बेचने के लिए नहीं बना सकता। तो कोई भी राइटर जब किताब लिख रहा है तो वो वही किताब अच्छे से लिख सकता है जो बेचने के लिए नहीं लिखता, मतलब ईमानदारी से लिखता है, दिल से लिखता है। बढ़िया, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, टाइम हो जाएगा।